Housing.com founder Rahul Yadav's 4B Networks is facing heat from its majority shareholder InfoEdge. Housing.com के सिर्फ 26 साल के को फाउंडर और एक्स सीईओ राहुल यादव ने अपनी शेयर होल्डिंग कंपनी के 2251 कर्मचारियों में बांट दिए थे। 1462 करोड़ की फर्म कोलैप्स होने वाली है, वहीं पर कंपनी का फाउंडर राहुल यादव अपनी ही लग्जरियस लाइफ जी रहा है और हर एक बोर्ड की मीटिंग को 5 स्टार ताज होटल में करता है, जहां पर एक दिन का किराया है 80,000 रुपीज होता है। वहीं पर दूसरी ओर कंपनी के 150 एम्प्लॉयज को नवंबर 2022 से लेकर अब तक सैलरी तक भी नहीं मिली है। कौन है ये फाउंडर, क्या है मसला, क्या किया है उसने, जानते हैं आज इस वीडियो में हम एक एक करके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मसला क्या है। राहुल यादव जो कि एक्स सीईओ है Housing.com के। Housing.com ना एक रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म है, जहां पर यदि हम प्रॉपर्टीज खरीदना चाहते हैं या फिर हमारी लोकेलिटी में क्या क्या चीजें अवेलेबल है, घर कितने प्राइस पर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन ना हमें इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है। उन्होंने ना अब अपनी एक नई कंपनी शुरू की है जिसका नाम है 4B नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और उनका जो ब्रांड है वो है ब्रोकर नेटवर्क। नहीं समझे, इसको इस तरीके से समझो जैसे हम हर रोज अपनी डेली लाइफ में लाइफ बॉय, डव, सनसिल्क, क्लोजअप, लैक्मी के प्रोडक्ट्स और अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। अब ये जो सारे ब्रांड्स की मैंने बात की, ये सारे हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी ओन करती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर पेरेंट कंपनी है और ये जो सारे प्रोडक्ट्स की मैंने बात की, ये सारे उसके ब्रांड्स हैं। आई होप इससे आप समझ चुके होंगे कि पेरेंट कंपनी का ब्रांड्स के साथ क्या लिंक होता है। अब सवाल आता है कि ये बिजनेस मॉडल क्या है 4B नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड का। तो इसको इस तरीके से समझो जैसे आप घर खरीदना चाहते हो तो सबसे पहले ऑफलाइन आप ब्रोकर के पास जाओगे, फिर ब्रोकर आपको अलग अलग लोकेलिटी में जो घर है वो दिखाएगा। अब आप चूज करोगे कि आपको कौन सा घर पसंद आए। अब ये तो हो गया ऑफलाइन सिस्टम, इसी को ऑनलाइन ले आओ। सबसे पहले आप ऑनलाइन ब्रोकर नेटवर्क प्लेटफॉर्म पर जाओगे, वहाँ पर सर्च करोगे कि आपको इस लोकेलिटी में घर चाहिए, फिर आपको काफ़ी सारे घर मिल जाएंगे। फिर आप उसी प्लेटफॉर्म पर एक ब्रोकर को कांटेक्ट करोगे जो कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन उस घर की निकाल कर देगा। अब यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आपके पास ये ऑप्शन है कि मान लो आपको घर पसंद आ गया बट ब्रोकर की सर्विस नहीं पसंद आ रही, ऊपर से वो आपसे ज़्यादा कमीशन चार्ज कर रहा है, तो उस केस में आप एक घर को खरीदने के लिए मल्टीपल ब्रोकर्स को भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये है एक सिंपल सा बिजनेस मॉडल इस कंपनी का। आपको पता है इसी की रीज़न की वजह से इस कंपनी का नाम है 4B नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड। मतलब इस पे 4 B आते हैं, एक है ब्रोकर, दूसरा है बायर, तीसरा है बिल्डर, चौथा है बैंक। अब आप सोचोगे बैंक क्यों? अब आप मुझे बताओ, जब भी हमें घर खरीदना होता है कई बार हमारे पास एकदम इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता, तो हम सबसे पहले बैंक से लोन लेते हैं। अब बैंक से लोन लेने की बजाय हम इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से भी लोन ले सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी ने ना एक प्राइवेट फर्म के साथ पार्टनरशिप की हुई है जिसका नाम है अमोर्का। जब वो इस कंपनी के थ्रू एंटरप्रेन्योर जर्नी में वापसी करते हैं ना, तो न्यूज में काफी सारे बैड बॉय वापसी के आर्टिकल्स छपने शुरू हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों उनको बैड बॉय कहा जा रहा है, उसको हम वीडियो के सेकेंड पार्ट में डिटेल में समझेंगे। उसके बाद ना वो इन्फोएज कंपनी की सब्सिडरी मतलब AIPL ऑल चेक डील्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से 3 बार फंडिंग रेज करते हैं। एक बार 2021 में 7 CR की, फिर उसी के अगले साल 90 CR की, मतलब जो पिछले फंड अमाउंट से 10 गुना से भी ज्यादा अमाउंट की फंड्स रेज करते हैं। फिर तीसरा इसी साल 288 CR की फंडिंग रेज करते हैं, जिसमें से 276 CR नॉर्मल स्टेक बेचकर और 12 CR जो है वो डेट रेज करके। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो फंडिंग तो ले ली, बट पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी में क्या फ़र्क होता है? और दूसरा, ये स्टार्टअप बार बार फंड्स क्यों रेज करते रहते हैं? कंपनी शुरू 2020 में हुई है और उसके बाद से कितनी बार इसने फंड्स रेज कर लिए, इसका कारण क्या है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी में ना क्या फ़र्क होता है। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं फैमिली की। पेरेंट्स हमारे पेरेंट्स हैं, हम सब बच्चे जो हो गए उनके बच्चे हैं जिनके साथ हमारा ना ब्लड रिलेशन है। अब उसी तरीके से कंपनी के फॉर्म में समझो, पेरेंट्स हो गए पेरेंट कंपनी, जो बच्चे हो गए मतलब उनके साथ जो हमारा लिंक है वो हो गए सब्सिडरी कंपनी। जिस तरीके से पेरेंट्स का बच्चों के साथ लिंक है, उसी तरीके से पेरेंट कंपनी का ना सब्सिडरी कंपनी के साथ लिंक होता है। एक और एग्जांपल ले लो जैसे टाटा की। अब जो ये टाटा कंपनीज जो है वो अलग अलग बिजनेस सेगमेंट में है। टाटा एक बिजनेस में तो काम नहीं कर रहा, IT सेक्टर में है, होटल सेक्टर में है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, एयरलाइन सेक्टर में भी है, कंज्यूमेबल सेक्टर में भी है, तो अलग अलग बिजनेस सेगमेंट में है। बट जो उनकी मेन पेरेंट कंपनी है, जो उनके पेरेंट्स हैं मतलब एक हिसाब से, तो वो हो गया टाटा सन्स।
टाटा सन्स हो गया पेरेंट कंपनी, और जो बाकी कंपनीज की मैंने बात की वो सारी होगी टाटा सन्स के लिए सब्सिडरी कंपनी। आई होप इससे आप पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का फर्क समझ चुके होंगे। अब दूसरा सवाल कि ये जो स्टार्टअप्स होते हैं वो बार बार फंडिंग क्यों रेज करते रहते हैं, तो उसके दो मेन कारण हैं। सबसे पहले जो स्टार्टअप्स के फाउंडर्स होते हैं उनके पास पैसे कम पड़ने शुरू हो जाते हैं। उनके अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी देनी होती है, अपने बिजनेस को भी चलाना है, सेल्स को भी बढ़ाना है, मार्केटिंग को इंक्रीज करना है। अब उसके लिए स्टार्टअप के फाउंडर्स को पैसे चाहिए, इसलिए वो फंडिंग रेज करते हैं। दूसरा कारण होता है कि स्टार्टअप के फाउंडर्स को प्रॉफिट से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लेना देना नहीं होता। उनको चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी अपनी वैल्यूएशन को बढ़ाएं और बन जाएं यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का मतलब वो स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन या उससे ज़्यादा की हो जाती है, उसे हम यूनिकॉर्न बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वैल्यूएशन क्या होता है। जैसे आपके पास ये जो मोबाइल फ़ोन है जिसके थ्रू आप ये वीडियो भी देख रहे होंगे, ये जो मोबाइल फ़ोन है यदि आप इसको मार्केट में बेचने के लिए जाओगे, जिस प्राइस पर आप इसको बेचोगे वो हो गया आपके मोबाइल फ़ोन की वैल्यू। उसी तरीके से एक कंपनी की एक वैल्यूएशन होती है जिस प्राइस पर वो मार्केट में बिकती है। जब भी बात इन्फोएज कंपनी को पता चलती है तो वो ना सबसे पहले एक ऑडिट फर्म को हायर करते हैं जिसका नाम है डिलॉयट कंपनी। डिलॉयट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि दूसरी कंपनीज के फाइनेंसेस किस तरीके से मैनेज किए गए हैं, टैक्सेस को कैसे पे किया गया है, क्या क्या कंपनी के रिस्क फैक्टर हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन निकालती है। इसीलिए इस फर्म को ऑडिट फर्म बोलते हैं। ऑडिट का मतलब कंपनी के फाइनेंसेस की पूरी जांच पड़ताल करना। अब ये जो कंपनी है वो रिपोर्ट बनाएगी, सबके सामने पब्लिश करेगी, बट उसी से पहले एक वेबसाइट पर एक रिपोर्ट सामने आती है जिससे ये पता चलता है कि राहुल यादव ने जितने भी अभी तक 4B नेटवर्क कंपनी के थ्रू फंड्स रेज किए हैं उनको अपनी दूसरी कंपनीज में इस्तेमाल किया। एक कंपनी जो उन्होंने 2016 में स्टार्ट की थी जिसका नाम है RY एडवाइजरी, मतलब रेंटल सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरी है कुलटैप। कुलटैप एक ऐसी ऐप है जिसके थ्रू हम स्किन केयर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं और इस ऐप को उनकी पत्नी डायरेक्ट करती है। इन रिपोर्ट्स पर राहुल यादव का ना यही कहना है कि जितने भी उसके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं वो बिल्कुल ही गलत है, पर उसके बारे में हमें जब डिलॉयट कंपनी जो है अपनी ऑडिट रिपोर्ट सामने रखेगी उसके थ्रू हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि राहुल यादव को स्टार्टअप इंडस्ट्री का ना बैड बॉय कहा जाता है, उनका ये कहना भी उनके housing.com से निकाले जाने से ही लिंक्ड है। हुआ क्या था कि 2012 में ना वो अपने दोस्तों के साथ मुंबई में कोई घर रेंट पर देखने के लिए जाने वाले थे। उसी समय उन्होंने देखा कि ऑनलाइन तो कोई इन्फॉर्मेशन उस समय अवेलेबल तो है नहीं, मतलब सारा काम ऑफलाइन खुद ही करना पड़ेगा। मतलब पहले ब्रोकर को मिलना, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी देखनी, फिर लोकेलिटी चेक करनी, क्या नियर बाय सुविधाएं अवेलेबल है या नहीं, ये सारा काम उन्हें खुद ही करना पड़ना था। फिर उन्होंने सोचा कि यदि ये प्रॉब्लम मेरे साथ आ रही है तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे लोग होंगे। तो उसी समय उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर housing.com की शुरुआत की। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसकी हेल्प से प्रॉपर्टीज़ की फ़ोटोज़ हम देख सकते हैं, प्राइजेस, नियर बाय प्रॉपर्टीज़ की क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, घर कैसा दिखता है, हर एक चीज़ इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल करवा दी। प्रीटी सून 2014 में काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स उनके आइडिया से आकर्षित हो जाते हैं और उनको सॉफ्ट बैंक और सीक्वा कैपिटल जैसे इन्वेस्टर से मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग मिल जाती है। पर इस जर्नी में जल्दी काफ़ी बड़ा बदलाव आता है क्योंकि 2015 में राहुल यादव ने ना अपने इन्वेस्टर सीक्वा कैपिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर को एक ईमेल सेंड किया था। वो ईमेल कुछ इस तरीके से और ये कुछ उन्होंने बातें बोली थी, जिसके बाद ये नहीं पता कि किसने ये जो ईमेल थी वो क्वेरा प्लेटफॉर्म, क्वेरा एक क्वेश्चन एंड आंसर प्लेटफॉर्म है। मान लो कि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, जैसे आप गूगल पर सर्च करते हो आपको काफ़ी सारे आर्टिकल्स मिल जाते हैं, उसी तरह के यदि आप क्वेरा प्लेटफॉर्म पर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, यदि आप उसको टाइप करते हो तो काफ़ी सारे लोग होंगे जो कि आपके क्वेश्चन का आपको आंसर दे देंगे। तो उस प्लेटफॉर्म पर ये जो ईमेल था वो लीक कर दिया, जिसके बाद सीक्वा कैपिटल का मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो काफ़ी हद तक हर्ट हो जाता है। उसके बाद ये रूमर्स उठने शुरू हो जाते हैं कि क्या राहुल यादव को अपनी पोजीशन से हटा दिया जाएगा या फिर नहीं। अभी रूमर्स चल ही रहे थे कि राहुल यादव ना बोर्ड के मेंबर्स को एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो बोर्ड के मेंबर्स की इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी पर सवाल उठाते हैं, बाद में उनसे माफ़ी भी मांग लेते हैं। पर जो उनका ये रवैया था वो ज़्यादा समय तक टिकने नहीं वाला था। फिर वो एक नया सरप्राइज अपने बोर्ड के मेंबर्स और इन्वेस्टर्स के सामने लाते हैं
जिसमें वो अपने 200 करोड़ के शेयर्स कंपनी के एम्प्लॉयज को दे देते। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट वो साइड बाय साइड दूसरी कंपनी के फाउंडर्स जैसे जोमेटो और ओला कंपनी के फाउंडर्स को चैलेंज करते हैं कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो जैसा मैंने किया है। और साइड बाय साइड फिर वो मीडिया में काफ़ी सारे कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स देते हैं। उनके इसी बिहेवियर और एटीट्यूड को देखते हुए इन्वेस्टर्स उनको अपनी पोजीशन से हटा देते हैं और एक नया सीईओ हायर करते हैं और इस कंपनी को प्रॉप टाइगर स्टार्टअप के साथ मर्ज कर देते हैं। यही कारण है कि उनको स्टार्टअप इंडस्ट्री का बैड बॉय कहा जाता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।